कि रासायनिक बलगति किसे कहते हैं, है ना। यानी कि जो रासायनिक बलगति है ये क्या है। तो सिंपल है, ये है फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं बेटा भौतिक रसायन, है ना। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें जो रासायनिक अभिक्रियाओं के होने की दर, होने की दर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि हो गई और अभिक्रिया की दर पर सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि जो भी हैं ये, ठीक है ना, आदि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक बलगति। यानी कि जो रासायनिक बलगति विज्ञान है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या, अभिक्रिया की क्रियाविधि हो गई और अभिक्रिया की दर हो गई और उस पर सांद्रता, ताप, दाब का क्या प्रभाव होगा उसका हम अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक साम्य। ठीक है, ये तो रासायनिक साम्य की रासायनिक बलगति हो गया। इस चैप्टर का नाम था रासायनिक बलगति, और रासायनिक बलगति में हम अध्ययन करेंगे, यानी इस विज्ञान की शाखा, उस शाखा में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, एक तो रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाविधि किस प्रकार की होगी, ठीक है ना। दूसरा उस जो अभिक्रिया की दर है उस पर सांद्रता हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, और उत्प्रेरक का जो प्रभाव होगा उनका भी हम अध्ययन करते हैं इस केमिकल काइनेटिक्स में, ये रासायनिक बलगति विज्ञान। रासायनिक अभिक्रियाएं, तो देखो बेटा इसमें कुछ अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की हैं जो दी गई हैं, ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है। देखो रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन से प्रकार की हो सकती हैं। तो पहले यदि हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, तो यदि हम रासायनिक, ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये है अभिक्रिया दर के आधार पर। यहाँ इन्होंने क्या लिया, आधार लिया अभिक्रिया का दर, ठीक है ना। उसकी दर के आधार पर उन्होंने अभिक्रिया की, जो रासायनिक अभिक्रिया है वो तीन समूह में बांटा है। दर तो समझ रहे होंगे बेटा, मान लीजिए कोई पदार्थ हमारे पास ए पदार्थ है, ठीक है ना, वो जो है ये अभिकारक है, यहाँ से इसको हम बोलेंगे अभिकारक, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। ये कितनी देर में बी में परिवर्तित होता है, ये ए से बी में कितनी देर में परिवर्तित, यहाँ जो इसमें, यहाँ से जो दर होगी इसकी परिवर्तन की दर होगी, ए से बी बनने की जो दर होगी, ए से बी बनने की जो दर होगी उसको कहते हैं हम अभिक्रिया की दर। यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया की दर कहलाएगा, है ना। तो इस दर के आधार पर, अभिक्रिया की दर के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, तीन समूह में बांटा गया, तीन कंडीशन में बांटा गया कि तीन प्रकार से ये क्या होंगी, अभिक्रिया की दर होंगी। तो अभिक्रिया की जब दर तीन प्रकार की है वो कौन कौन से प्रकार होंगे। पहला यदि हम इसमें देखें बेटा, तो पहला क्या है, इसका यदि हम पहला देखेंगे तो अति तीव्र अभिक्रिया, जो बहुत तेज गति से हो रही हो, फास्ट रिएक्शन। जैसे आपने क्या किया, ये बहुत तीव्र अभिक्रिया हो सकती है। कुछ जैसे घर घर में भी यदि हम देखें तो घर में हम क्या करें, मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है और उसमें आपने क्या किया, किसी चीज को डाल दिया, जैसे थोड़ी देर के लिए दूध को देख लेते हैं, है ना, ये दूध हमारे पास है और हमने क्या किया, उसमें एक नींबू निचोड़ दिया, तो दूध तुरंत फट जाएगा, तो तीव्र अभिक्रिया हो गई। या इससे भी तीव्र अभिक्रिया हो सकती है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यह है अति तीव्र अभिक्रिया, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा तात्कालिक अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसको, ये है तात्कालिक अभिक्रिया। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इसको हमने तीन भागों में बांटा, और वो जो है अभिक्रिया की दर के आधार पर बांटा। अभिक्रिया की दर में पहला जो हमारे पास पॉइंट है, ये है अति तीव्र या तात्कालिक अभिक्रिया, जो बहुत तेज गति से होने वाली अभिक्रिया, जो बहुत तेज गति से होने वाली अभिक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये ध्यान रखना आपको, ये अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती बेटा, इनकी जो दर है वो बहुत तीव्र गति से होती है ना। ये अभिक्रियाएं क्या है, आयनों के मध्य होती है। जैसे माना सपोज हमारे पास Na है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये दो आयन है, तो आयन क्या करते हैं, जल्दी से अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, जैसे NaCl बना देते हैं। किसके मध्य होगी, आयनों के मध्य।
जो तीव्र अभिक्रिया या तात्कालिक अभिक्रिया है, ये तीव्र दर से होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है ना, और एक किसके मध्य होती है, आयनों के मध्य होती है। इनको हम क्या कहते हैं, आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया होंगी, आयनिक अभिक्रिया। तो ये 3 प्रकार में से पहला प्रकार हो गया जो बहुत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है, जो बहुत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया है। अब इनको देख लीजिए, जैसे माना सपोज हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पर AgNO3 लिया, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और इसके साथ NaCl की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, AgCl बना देगा, सिल्वर क्लोराइड, है ना, ये अपक्षेप प्राप्त हो जाता है, ये बहुत तीव्र गति से होता है ना, और प्लस सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, NaNO3। कोई बता सकता है बेटा NaNO3 का नाम क्या होगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। दूसरा किस नाम से जाना जाता है, 11 वालों को मैंने दिया था बेटा, NaNO3 और KNO3, दो बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ बताए थे मैंने, कोई बताएगा, अभिषेक है, साल्ट पीटर। कौन सा वाला, ये साल्ट पीटर है, और इसका नाम क्या है, बहुत कंफ्यूजन। आप सभी बच्चे बेटा, एक इसमें से साल्ट पीटर है, क्या है, साल्ट पीटर, हाँ पीटर बड़ा भी हो सकता है ना, और सर एक है, चिली सॉल्ट। हाँ सर चिली सॉल्ट पीटर। हाँ, दूसरा चिली सॉल्ट पीटर है ना, सिमरन बोल रही होगी ना, सिमरन है बेटा, जी सर। हाँ, दूसरा है चिली साल्ट पीटर। तो देखो बेटा, इनमें से कौन क्या है, ये कल आप लोग मुझे बताएंगे, थोड़ा सा घर में देखना तो चाहिए। एक साल्ट पीटर है, एक चिली साल्ट पीटर है ना, इन दोनों को आप लोगों को देखना है, साल्ट पीटर और चिली साल्ट पीटर। देखो बेटा, दूसरा यहाँ पर यदि हम देखेंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आप लोगों ने देखना है, मैंने नहीं देखना है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उस चक्कर में आप किताब खोलोगे, है ना, ये आपको उसमें मिल जाएंगे, किसमें, देख लीजिए, सोडियम और नाइट्रोजन पोटेशियम किस में अध्ययन कर रहे हैं हम इसका, ठीक है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको यदि हम NaOH के साथ डालते हैं तो क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, और H2, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या है बेटा, तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाएं हैं। तो पहला प्रकार ये हुआ जो रासायनिक बल गति विज्ञान है, इसको हमने 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग है जो तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाएं, ठीक है ना, वो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, आयनों के मध्य होती हैं, और बहुत तीव्र गति से ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। दूसरा है बेटा, ये देखो, मंद अभिक्रियाएं, दूसरी अभिक्रियाएं क्या है, मंद अभिक्रियाएं, ठीक है ना। ये अभिक्रियाएं क्या होंगी, सामान्य ताप पर क्या होती हैं, घटती हैं, और इन अभिक्रियाओं को बड़ी संख्या में क्या होगा, अभिकारक अणुओं के मध्य बंध टूटते हैं, ठीक है ना, ये बंध क्या होते हैं, अभिकारक अणुओं के मध्य टूटते हैं, है ना, और उत्पाद अणुओं के मध्य नए बंध बनते हैं, और ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं आणविक अभिक्रियाएं, यानी कि बहुत आराम से होने वाली अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बेटा, इसका जब हम विघटन करवाएंगे, देखो इसके 2 अणु लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल H2O, और प्लस ऑक्सीजन निकलेगा। देखो ये बहुत धीमी गति से होने वाली ये अभिक्रियाएं होती हैं, जो मंद गति से होने वाली अभिक्रियाएं हैं, ये आणविक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे बेटा इस चैप्टर में, क्योंकि जो तीव्र अभिक्रियाएं थी, जो बहुत तेजी से, मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया हुई, और हमने क्या कहा, Na और मान लीजिए हमने क्या किया, इससे पहले वाली जो अभिक्रियाएं थी, ये दोनों अभिक्रियाएं, इसमें देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने AgNO3, ठीक है ना, AgNO3 हमने क्या किया, इसमें NaCl डाला, डालते ही किस में परिवर्तित हो गया, AgCl में। कितने, इसकी हम अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं, कोई बताएगा। माना हमने क्या किया, इसमें AgNO3 लिया, और उसमें तुरंत NaCl डाल दिया, और ये तुरंत क्या हो गया, AgCl और NaNO3 में बदल गया। तो ये तो तीव्र गति से हुआ, बहुत तीव्र गति से, माना सेकंडों में हो गई। तो क्या हम इस अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा।
क्या हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो तीव्र गति से होती है, बहुत जल्दी से होती है बेटा, उन अभिक्रिया की दर को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्दी, माना पलक झपकते जो है परिवर्तित हो गया, तो उस अभिक्रिया का हम अभिक्रिया की दर नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये तीव्र गति वाली जो अभिक्रिया है, इनमें हम अभिक्रिया की दर को ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना? ये बहुत मुश्किल होता है इसको, है ना? जो मंद अभिक्रियाएं होती है, मंद अभिक्रिया मीन्स 24 घंटे 48 घंटे लगभग होती हैं, तो ये इनको 48 घंटे लग गया, तो हम क्या करेंगे? देखो मान लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास है, हमने देखा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बेटा, इसमें हमने देखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने कुछ मात्रा में यहाँ पे ले रखा है, माना ए मात्रा में लिया हमने, ठीक है ना? यहाँ क्या हुआ, हमने 10 मिनट तक इंतजार किया, 10 मिनट में क्या हुआ, ये माना 5 ग्राम था हमारे पास, ठीक है ना? यहाँ पर हुआ 5 मिनट, हमने क्या किया, टाइम हमने लिया कि चलो आधा घंटा देख लिया, 30 मिनट ले ली, ठीक है ना? 30 मिनट में क्या हुआ, ये 5 ग्राम में से 0.05 ग्राम यहाँ आ गया, कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ बच गया 4.5 ग्राम। धीमी गति से हो रहा है ना, ठीक है ना? फिर 30 मिनट में हमने फिर 30 मिनट लिए, टाइम इज इक्वल 30 मिनट लिए, फिर हमने देखा कि अच्छा 4.5 था, अभी क्या हुआ, ये आ गया 1 ग्राम आया, कन्वर्ट हो गया। तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं, ज्ञात कर पा रहे हैं। तो इस ध्यान रखना बेटा, जो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी, मंद अभिक्रियाएं होंगी, उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं की अभिक्रिया की दर हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना? उन्हीं अभिक्रियाओं की दर को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इन्हीं का अध्ययन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना? जो मंद अभिक्रियाएं होंगी उन्हीं का अध्ययन करेंगे, जिनमें अभिक्रिया की दर ज्ञात करेंगे, आणविकता ज्ञात करेंगे, सब इसी में करेंगे, है ना? प्रथम कोटि की अभिक्रिया सब इसी से संबंधित होंगे। और यहाँ पर देखो N2O5 है, यदि हम इसका विघटन करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा बेटा N2O4 और प्लस O2, इस टाइप से निकल जाते हैं, यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो ये क्या है, ये अभिक्रियाएं कैसी हैं, मंद अभिक्रियाएं हैं। और दूसरा इनको हम बोलते हैं आणविक अभिक्रियाएं, ठीक है ना? ये आणविक अभिक्रियाएं बोलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, आणविक अभिक्रिया। तो जो ये आणविक अभिक्रियाएं हैं, इन्हीं का ध्यान रखना, इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे इस वाले चैप्टर में, है ना? और दूसरे टाइप की मंद अभिक्रिया, जिनको हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। और तीसरे टाइप की है बेटा अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसकी गति बहुत मंद गति से होती है, अति मंद गति से होती है ना? और मापने योग्य परिवर्तन प्रदर्शित करने के लिए कई माह लेती है, कई महीने में हो सकते हैं, कई साल भी हो सकते हैं, है ना? तो यदि आप लोग इस प्रकार के, माना 1 साल कोई अभिक्रिया हो रही है और 1 साल में हो रही कंप्लीट, तो क्या हम इस अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं? 1 साल रुकना पड़ेगा, बहुत लंबा समय होगा, ठीक है ना? जिसको अभिक्रिया की दर ज्ञात करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे माना लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर तो माना आपने लोहा यहाँ रखा, तो लोहे पर अब तुरंत तो जंग लगेगा नहीं, इसके लिए टाइम लगेगा, कम से कम हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, है ना? तो जो लोहे पे जंग लगने की प्रोसेस है वो बहुत लंबी है। तो इसलिए इस प्रकार के जो अभिक्रियाएं होती हैं बहुत देर में होती हैं, इसलिए हम इनकी अभिक्रिया की दर भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, या इनका अन्य चीजें जो हमें ज्ञात करनी होगी वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो हमारे लिए कौन से मॉडरेट जो रिएक्शन है, मंद अभिक्रिया है, उन्हीं का हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं, है ना? तो ये अलग अलग प्रकार के बेटा, देखो जैसे जो लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग कैसे लगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, Fe2O3 है, इसमें XH2 यानी लिया और क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम जंक कहते हैं। देखो ये जंक, ठीक है, ये जंक बन जाएगा। ये H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, ये भी अभिक्रिया कमरे के ताप पर हो सकती है, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं क्या होंगी, अति मंद अभिक्रियाएं हैं, जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इनकी अभिक्रिया की दर हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो कितने प्रकार के हो गए हमारे पास अभिक्रिया की, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। एक तो तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया है, पलक झपकते कंप्लीट हो जाती, मंद अभिक्रिया है, और तीसरी है अति मंद अभिक्रिया, ठीक है। तो अभिक्रियाएं हमारे पास 3 प्रकार की होगी। पहले तो हमने प्रकार देख लिए, और ये किसके आधार पर है, उनके किसके आधार पर है बेटा, उनकी अभिक्रिया की दर के आधार पर, ठीक है ना। अब देखो अभिक्रिया की दर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना।
कोई अभिक्रिया है और उसकी हमें क्या करनी है, अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है। तो कैसे कैसे हम अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं? कैसे करेंगे बेटा अभिक्रिया की दर? देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मान लीजिए कोई पदार्थ हमारे पास ए है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारे पास अभिकारक है, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। ये क्या होता है बेटा इधर की तरफ, इसको बोलते हैं उत्पाद। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। मान लीजिए इसको हमने ए माना, स्मॉल ए। अभिकारक हमने क्या लिया, स्मॉल ए। हमने देखा टाइम इज इक्वल टू 0, समय 0 है। यहां कितनी मात्रा बनेगी बेटा, उत्पाद कितनी मात्रा बनेगी, कोई बता सकते हैं? हमने अभिकारक लिया ए ग्राम था, ये जो भी अमाउंट थी, है ना। और हमारे पास टाइम 0 है, टाइम शुरू हो ही रहा है। तो ये बताओ यहाँ कितना बनेगा, उत्पाद कितना परिवर्तित होगा? ए सर। है ए नहीं बनेगा। देखो हमारे पास 10 जीरो। ग्राम थे। हाँ? मान लीजिए कोई पदार्थ हमारे पास 10 ग्राम थे, टाइम 0 है। टाइम 0 का मतलब हो गया अभी अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई। समय देखो ना, टाइम 0 का मतलब, मैंने कहा कि हमने कोई मान लीजिए ये लिया एक ग्लास में कोई मान लीजिए हमने पोटेशियम क्लोराइड लिया या HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, है ना। और इसमें हमने NaOH डाला, है ना। तो डालते ही कोई अभिक्रिया तो होगी नहीं ना, इसके लिए टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। जैसे डाल रहे हैं वैसे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि मंद अभिक्रिया है ना। तुरंत डालते कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो ध्यान ये रखना कि जब टाइम 0 होगा तो वहां पर यहाँ से जो परिवर्तित होने वाला पदार्थ होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि डालते कोई चीज परिवर्तित नहीं होगा, अभी टाइम कुछ हुआ ही नहीं, 1 सेकंड भी नहीं हुआ, है ना। डालते कोई चीज परिवर्तित नहीं होगी, उसके लिए टाइम चाहिए, चाहे 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, 50 सेकंड हो, है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि जो अभिकारक हमारे पास था वो 1 ग्राम था और टाइम इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ उत्पाद हमेशा 0 होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई? कि कोई पदार्थ माना 10 ग्राम है, कोई पदार्थ है और टाइम 0 है, अभी समय कुछ हुआ ही नहीं, हमने डाला ही अभी, ये क्या किया, उस पदार्थ को उस दूसरे पदार्थ में डाला ही है, मैंने टाइम उसमें कुछ नहीं है, 0 है। तो टाइम 0 है तो यहाँ पर उत्पाद भी 0 बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। उसके लिए समय चाहिए होगा, क्योंकि उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए कुछ समय चाहिए होता है ना। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है ना, 5 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया की दर ज्ञात करेंगे। तब हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड देख लेते हैं कितना हुआ, मान लीजिए 1 ग्राम चीज हुआ। फिर हमने टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड देखा, ठीक है ना, यहाँ देखा तो 2 ग्राम हो गया, ठीक है ना। फिर टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड, है ना, यहाँ देखा 3 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना बेटा, ये अभिक्रिया की दर। अब दर क्या हुई, यदि हमें दर ज्ञात करना है तो ये कहता है प्रति इकाई समय में, माने 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, है ना। प्रति इकाई समय, प्रति इकाई समय का मतलब 1, है ना। प्रति इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है, या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब सांद्रता में परिवर्तन कैसे हुआ, देखो सांद्रता में क्या होगा, एक मानी 1 सेकंड में या 1 मिनट में जो सांद्रता में जो अभिकारक है ना, उनकी सांद्रता में किस प्रकार से परिवर्तन आया होगा, प्रति इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या था, फिर पुनः जा रहा हूं मैं, ए पदार्थ था और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में, है ना, बी में कन्वर्ट हुआ। हमने ए अमाउंट ली और यहाँ टाइम 0 लिया, यहाँ पर कितनी अमाउंट आई, 0। अब वो कहता है कि 1 सेकंड में कितना परिवर्तन आया, सांद्रता में परिवर्तन। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या था, ये 10 ग्राम था, 10 ग्राम था बेटा, है ना, 10 ग्राम था। चलो माना हमने क्या मान लिया, जो 10 ग्राम था वो 1 लीटर में
घुला हुआ था। कितने में घुला था? 1 लीटर में। ठीक है, अब यहाँ यदि हम 1 लीटर में देखेंगे तो उसकी सांद्रता अधिक थी। क्या थी? सांद्रता 10 ग्राम था, नहीं, ये ए पदार्थ 10 ग्राम था, लेकिन हुआ क्या, 1 सेकंड में मान लीजिए 9 ग्राम बचाया। कितना बचा? 9 ग्राम बचा। अब इसकी क्या होगी? 1 लीटर में 9 ग्राम सांद्रता हो गई, यानी कि उसका सांद्रता में परिवर्तन आया कि नहीं आया? सांद्रता जानते हो? सांद्रता जानते हो या नहीं जानते हो? सांद्रता, यस सर। सांद्रता जानते हो ना? सांद्रता ये होती बेटा, देखो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि हमारे पास 10 ग्राम चीनी है, देखो हमने चीनी से ले रहे हैं, है ना? चीनी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? कोई बताएगा? यस सर। चीनी का सूत्र C12H22O11। C12H22। बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि याद रहेगा आप लोगों को, है ना? तो देखो बेटा, हमने 10 ग्राम चीनी ली। अब हुआ क्या, 10 ग्राम चीनी को हमने क्या किया, मान लीजिए ये हमारे पास था 1 लीटर, 1 ml था, मिली या 1 लीटर मान लो, 1 लीटर, और 1 लीटर में हमने क्या किया, 10 ग्राम चीनी को घोला, तो इसकी सांद्रता एक निश्चित हो गई कि इतना सांद्र हो गया, है ना? लेकिन हमने क्या किया, जो 10 ग्राम चीनी थी और 1 लीटर पानी में घुला होता, हमने 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी बेटा? उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, क्योंकि वो 2 लीटर में अब क्या है, 10 ग्राम है, तो उनके जो अणु हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। पहले क्या थे, 1 लीटर में इनके अणु क्या थे, नजदीक नजदीक थे, है ना? ये अणु जो चीनी के अणु थे वो नजदीक नजदीक, 2 लीटर हुआ तो वो दूर दूर हो गए, थोड़ा सा उनकी सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई। इस टाइप से आप समझ सकते हैं इसको, है ना? इस समझने के लिए सांद्रता को, है ना, कि सांद्रता यहाँ पर क्या हुआ कि ये कहता है कि जो परिवर्तन आएगा, इसकी जो सांद्रता में परिवर्तन आएगा, यानी कि 1 मिनट में या 1 सेकंड में, 1 घंटे में जो इनकी सांद्रता में परिवर्तन आएगा, वही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की दर कहलाएगा। किसकी? अभिकारक की सांद्रता में। यहाँ अभिकारक की सांद्रता भी हो सकती है और उत्पाद की सांद्रता भी हो सकती है। उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, घटेगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा? इसकी सांद्रता क्या होगी, इसकी सांद्रता बेटा बढ़ेगी, घटेगी, और इसकी सांद्रता क्या बढ़ेगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ परिवर्तित हो रहा है, ए से बी में आ रहा है ना? तो ये क्या कहता है, मान लीजिए कि यहाँ इसने एक्स अमाउंट मान लिया इसको, ठीक है ना, इसको क्या माना, एक्स। तो सांद्रता परिवर्तन के लिए क्या कहता है कि जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये है सांद्रता में परिवर्तन, है ना? इस सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या हम इसको लिख सकते हैं बेटा, है ना, डी एक्स अपॉन डी टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। ये दोनों इस प्रकार से बड़े और छोटे रूप में लिखा गया है ना? तो ये क्या होगा, अभिक्रिया का वेग। तो यहाँ हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे कि अभिक्रिया का वेग बराबर, या अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर, ठीक है ना, दर बराबर क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना? इज इक्वल टू, तो फिर बाद में ये दे रखा है x2 माइनस x1 t1 माइनस t2, ये तो अलग अलग है, अमाउंट के आधार पर है। यानी मान लीजिए यहाँ x1, यहाँ पर x था, यहाँ x1 हो गया, है ना? टाइम इज इक्वल टू कितना था, और यहाँ टाइम क्या था, पहले पहले अमाउंट क्या थी इसकी, जैसे यहाँ पर देख लो, ये x1 x2 क्या हुआ, मान लीजिए पहले ये क्या था, x अमाउंट थी, है ना? मान लीजिए क्या था हमारे पास, x1 अमाउंट थी, x1 में से कुछ अमाउंट यहाँ आ गई, x2 अमाउंट आएगी, तो इसमें से ये घट जाएगा, यानी कि x1 में से, सॉरी x2 में से x1 घटा देंगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ जो अमाउंट घट जाएगी वो तो अमाउंट पर डिपेंड करता है ना? इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, देख लीजिए, है ना? तो ये x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1, क्योंकि जो ज्यादा अमाउंट, देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 सेकंड हुआ, फिर 2 ही तो होगा, 2 में से हम क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। यहाँ क्या होगा, x2 में से क्या कर देंगे, इस वाले में से इसको घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, अभिक्रिया की दर आ जाएगी, है ना? अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। देखो बेटे, यहाँ पर ध्यान ये रखना आपको कि जहाँ dx और dx, स्मॉल dx, है ना, डेल्टा x और dx सांद्रता में परिवर्तन है, ये जो है, ये वाला जो क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है, और ये
कि इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, x2 माइनस x1। और जो हमारे पास dt और डेल्टा t है वो क्या है, समय अंतराल है, उनके बीच का समय कितने समय में परिवर्तित हुआ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको कि जो डेल्टा t है या dt है ये क्या है, समय अंतराल है। और जो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा x और dx है, ये सांद्रता में परिवर्तन है कि कितनी सांद्रता में परिवर्तन आया। ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात। इसको हम क्या बोलेंगे, सांद्रता में परिवर्तन। इसके बाद हम थोड़ी और आगे चलते बेटे, देखो सांद्रता, यदि हम इसमें देखेंगे, सांद्रता सामान्यतः सक्रिय द्रव्यमान को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, सक्रिय द्रव्यमान को। ठीक है ना, किसको दिखाती है अभी बताएंगे हम आपको, सक्रिय द्रव्यमान को दर्शाती है, अर्थात मोल प्रति लीटर। किसमें आएगा, मोल प्रति लीटर। 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, ये इसका मतलब ये क्या दिखा रही है, क्या दिखा रहा है, सक्रिय द्रव्यमान दिखा रहा है, 1 मोल प्रति लीटर दर्शा रहा है। अर्थात हम इसको मोल प्रति लीटर जहां पर होगा वो सक्रिय द्रव्यमान होगा, वो क्या माना जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है ना। देखो अब मान लीजिए हमारे पास एक और अभिक्रिया है कि ये क्या कहता है कि देखो लंबे समय अंतराल के बाद परिवर्तन, सॉरी तात्क्षणिक अभिक्रिया है बेटे, है ना। जो तीसरे चौथे प्रकार की एक तात्क्षणिक अभिक्रिया होती है। तात्क्षणिक का मतलब क्या हुआ, जो औसत किसी क्षण अभिक्रिया की पर हाँ सर, किसी निश्चित क्षण पर। हाँ बिल्कुल, तात्क्षणिक का मतलब है किसी निश्चित क्षण पर, है ना। यानी कि जैसे माना हमने कहा कि अब अभिक्रिया तो ऐसे होती, देखो हमने कहा A कन्वर्ट इनटू V, हमारे पास ये A ग्राम था। ठीक है ना, टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहां पर हम कहेंगे यहां भी 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, x अमाउंट आई, ये x1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A माइनस x1। और फिर टाइम इज इक्वल टू हमने कहा 5 मिनट। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या कहा बेटा, देखो तात्क्षणिक अभिक्रिया बता रहा हूं, है ना। ये मान लीजिए x2 अमाउंट आ गई, यहाँ पर क्या हुआ A माइनस x2, है ना। ये टाइम हुआ 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद हुआ A माइनस x3, यहाँ पर x3 अमाउंट आ गई। ठीक है ना, ये x3 टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 मिनट्स। अब तात्क्षणिक अभिक्रिया मालूम क्या होती है, तात्क्षणिक अभिक्रिया होती है कि किसी समय विशेष पर अभिक्रिया की दर। अब मैं पूछूं आपको कि 15 मिनट पर अभिक्रिया की दर क्या था, क्या परिवर्तन हुआ था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्षण देखो 15 मिनट पर देखना पड़ेगा सीधे, केवल 15 मिनट के लिए, है ना। जब 15 मिनट पर होगा, ये ऐसा नहीं आएगा तात्क्षणिक का मतलब ठीक एक्यूरेट टाइम पर, किस टाइम पर, है ना। या 5 मिनट पर अभिक्रिया की दर क्या थी, हमने कहा 5 मिनट पर अभिक्रिया की दर, तो तब आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक 5 मिनट पूछा, अभिक्रिया की दर अलग चीज है, और तात्क्षणिक मतलब उस क्षण पर, उस समय पर, यानी कि किसी समय विशेष पूछा उसने, 4 मिनट में पूछ ले, 5 मिनट में पूछ ले कि अभिक्रिया की दर क्या थी, या 20 मिनट में पूछ ले कि अभिक्रिया की दर क्या थी। तो यानी कि जहां पर बिल्कुल एक्यूरेट टाइम होगा उस समय के लिए अभिक्रिया पूछी जाएगी, तो उसे कहेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया। यानी कि किसी समय विशेष पर अभिक्रिया की जो दर होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना, एक नया प्रकार है बेटा अभिक्रिया का, है ना। अभिक्रिया के कौन से प्रकार हो गया, तात्क्षणिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो ये तात्क्षणिक अभिक्रिया है। यानी कि इसको, इसकी जो डेफिनेशन होगी, किसी समय विशेष पर, किसी समय विशेष पर अभिक्रिया की जो दर होगी, जो अभिक्रिया की हमारे पास क्या होगी, दर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक अभिक्रिया कहेंगे। ये हमारे पास तात्क्षणिक अभिक्रिया है। ठीक है, और तात्क्षणिक अभिक्रिया ध्यान रखना, तात्क्षणिक जो अभिक्रिया होगी उसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, यानी कि जो औसत होगा, ये जो हमारे पास औसत दर है, औसत दर है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और डेल्टा टी यहां पर आएगा, और ये किस तरफ आएगा, नोट 0, यानी कि यहाँ ये देख लीजिए 0 की तरफ दिखा रखा है ना। तो ये इस टाइप से हम इस अभिक्रिया को, यहाँ पर हम तात्क्षणिक अभिक्रिया को इस टाइप से डिनोट करेंगे, डेल्टा टी एरो लगाएंगे और 0 की तरफ दिखाएंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है ना, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास कोई अभिक्रिया है। ठीक है ना, कौन सी, ये अभिक्रिया हमारे पास
इस अभिक्रिया में देखो बेटा, इस अभिक्रिया में देखो किस टाइप से है कि ये हमारे पास ए है, कोई पदार्थ ए मॉलिक्यूल है ए के, जैसे माना हम लिखते हैं ना 2 मॉलिक्यूल NH3, 2NH3, ठीक है ना। तो ये NH3 को मान लो बड़ा ए, ये वाला ए है ना, लेकिन इसके साथ क्या लगा है, 2 लगा, ये लगा हुआ है। इनकी संख्या है, कितने अणु भाग ले रहे होंगे, ये ए है, और बी फिर प्लस क्या कर रखा है, बी स्मॉल बी कर रखा है कि कितने अणु भाग ले रहे होंगे बी के। समझ में आ रही मेरी बात। उसके बाद देखो सी, कैपिटल सी के अणु कितने अणु बने होंगे, ये देखो छोटा जो सी है वो अणुओं की संख्या है, और जो बड़ा सी है वो कौन सा पदार्थ होगा, है ना। और उसके बाद है कैपिटल डी और ए स्मॉल, ठीक है ना। अब ये कहता है कि इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक की अदृश्यता की दर ऋणात्मक होती है। अदृश्यता क्या हुआ पहले, अदृश्यता का मतलब होता है जब ये अभिक्रिया करेंगे बेटा, देखो ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहां पर क्या होगा, इनकी मात्रा कम होगी और इनकी मात्रा बढ़ेगी। क्या कहा मैंने, क्या कहा, कोई बता सकता है कि जो अभिकारक है उनकी मात्रा क्या होगी, घटेगी बेटा, कम होगी, है ना, अदृश्य होंगे यहां से, और यहां क्या होगी, इनकी मात्रा बढ़ेगी। भाई जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने चीनी और पानी लिया, अब बार बार वही कर रहा हूं, है ना। आप लोग कह रहे होंगे विलियन में भी इसी ने परेशान किया, अब यहाँ भी परेशान ही कर रहा। देखो चीनी और पानी, अभी 5 ग्राम चीनी थी, ठीक है ना, हमारे पास कुछ मात्रा में क्या था, पानी 1 लीटर था, हमने शुरू किया घोलना, तो देखो जो चीनी थी अब वो क्या बना, बिलियन बना, बिलियन ही बना लेते हैं ना पुरानी। देखो 5 ग्राम चीनी थी, है ना, तो ये क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे चीनी घुलेगी बिलियन बनता चला जाएगा, यहां से चीनी गायब हो जाएगी, पानी की मात्रा गायब क्या कहें पर कन्वर्ट हो जाएगा बिलियन बनने में, है ना। तो मान लीजिए हमने देखा टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट में क्या हुआ, ये मान लीजिए 4 ग्राम घुल पाई, है ना, 4 ग्राम घुल गई, और 1 ग्राम रह गया, 1 ग्राम क्या हो गया, अवशेष रह गया। यहाँ एक ही ग्राम तो आपको चीनी दिखाई देगी, बाकी तो कहाँ चले गए, वो बिलियन में बना दिया इसने, वो डिसअपियर हो गया, यानी कि अदृश्य हो गया। तो यहाँ ये ध्यान रखना आपको कि जो अभिकारक होंगे, अभिकारक क्या होते चले जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये कम होते चले जाएंगे, और ये क्या होंगे, धनात्मक, ये बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये कम होते चले जाएंगे, है ना। तो ये कहता है कि देखो अभिकारक की अदृश्यता की दर ऋणात्मक होती है, यानी कि जब भी हम इसको निकालेंगे, इस अभिकार, मान लीजिए इसकी दर निकाल रहे हैं, तो dx/dt, है ना, जो इसकी सांद्रता है, इसकी सांद्रता कितनी होगी, है ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम d, है ना, और एक्टिव मास के सक्रिय द्रव्यमान a, है ना, और किसकी तुलना में हो रहा है बेटा, dt के समय के सापेक्ष हो रहा है ना। तो ये बराबर कितना आएगा, ये माइनस के चिन्ह आएगा क्योंकि ये कम हो रहा है, अभिकारक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बराबर हमारे पास ए की दृश्य, ये देखो बराबर ये ए हो जाएगा, ए की अदृश्यता की दर, यानी कि ए की कमी की दर, ए की कमी की दर, जो ए हमारे पास है उसकी कमी की दर, ए की कमी की दर, जो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, इस मात्रा में कम हो जाएगा। अब बी भी क्या होगा, बी भी क्योंकि अभिकारक है बेटा, इसमें बी भी क्या है, अभिकारक है, इसमें भी क्या होगी, कमी होगी, ठीक है ना। कमी की दर कैसे निकालेंगे, कमी की दर कैसे निकालेंगे, इसमें यहां पर आएगा माइनस डी और एक्टिव मास ऑफ बी, सक्रिय द्रव्यमान बोलते बेटा, एक्टिव मास है ना, और अपॉन टी, ये भी क्या है, माइनस में आया, तो ये कमी की दर। अब क्या हुआ, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, देखो इनमें हम यदि हम इनके देखेंगे तो इनमें क्या होगा, यहाँ निर्माण जो होगा, जहां पर निर्माण होता है, निर्माण का कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, निर्माण का कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना, निर्माण का कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। देखो बेटा यहाँ पर एक और चीज मुझे याद आया अभी, इस टाइप से समझ सकते हैं, हमारे पास 50 ईंट थी, यहाँ ईंट जानते हैं आप लोग, है ना, 50 ईंटें थी, यहाँ मकान बन रहा है, देखो मकान बन रहा है ना, मकान बन रहा है, तो हुआ क्या, यहाँ ईंटें हैं, अभी तक 50, अभी मकान हमने बनाना शुरू नहीं किया, तो
कितनी ईंटें हैं यहाँ, शुरू ही नहीं किया, टाइम 0 है अभी। कितनी ईंटें हैं यहाँ, 50 ईंटों में से मकान बनने में कितनी ईंटें लगी अभी, 0। अभी तो 0, क्यों, मकान बनाना हमने शुरू किया ही नहीं है ना। अब हमने क्या किया है कि टाइम इज इक्वल टू 1 दिन हो गया, क्या हुआ बेटा, 1 दिन हुआ। 1 दिन में से 50 ईंटों में से 40 ईंटें, 10 ईंटें लगे, 10 ईंटों का प्रयोग हो चुका है। यहाँ कितनी बची, 40। क्या हो रहा है यहाँ, माइनस हो रही है, देखो यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो 10 ईंटें, पहले 0 ईंटें थी, अब कितने हो गए, 10 ईंटें लगाएगी, निर्माण हो रहा है ना, निर्माण, इससे पता लगा सकते हैं हम। देखो यहाँ क्या है, फिर क्या हुआ, टाइम 2 दिन हुआ, टाइम इज इक्वल टू हमने क्या किया, 2 दिन ले लिया, कितना दिन लिया, 2 दिन। 2 दिन में यहाँ क्या हुआ, 20 ईंटों का प्रयोग हुआ, यहाँ कितनी बचेंगी, 30 ईंटें। तो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ कमी हो रही है, देखो जो ये क्या है, यहाँ पर हम अभिकारक लेते हैं, ये अभिकारक, यहाँ पर क्या हो रही, कमी हो रही है, अदृश्य हो रहे हैं, इसलिए ये माइनस में आएगी, ये वैल्यू क्या होगी, कम हो रही। लेकिन यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, पहले 0 ईंटें थी, 10 हो गया, 20 हो गया, फिर तीसरे दिन 30 हो जाएंगे, चौथे दिन 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये यदि हमारे पास क्या होगा, अभिकारक होगा तो उसमें कमी होगी, और जो उत्पाद निर्माण में है उसमें क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो तात्क्षणिक अभिक्रिया है ये माइनस दिखाएंगे, किस वाले में दिखाएंगे माइनस, किस वाले में माइनस दिखाएंगे बेटा, जो अभिकारक है उनमें माइनस दिखाएंगे। जो उत्पाद निर्माण है, अब देखो उत्पाद का निर्माण हो रहा है इसमें, यदि हम देखेंगे प्रोडक्ट निर्माण है, ये उत्पाद के निर्माण की दर, देखो उत्पाद के निर्माण की दर धनात्मक है। जैसे देखो अब सी बनाना, हमने सी बनना है, तो इसका देखो सी का, यानी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, सी के निर्माण की दर, ठीक है ना, निर्माण की दर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, ये बराबर हमारे पास आएगा, देखो डी एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डी टी। देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो उसमें क्या मानते हैं, उसमें प्लस होता है, धनात्मक होता है ना। तो जो सी बन रहा है, देखो ये बनना शुरू हो गया, डी भी क्या है, बना, तो बना है तो इसलिए धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी और एक्टिव मास ऑफ कैपिटल डी अपॉन डी टी, ठीक है ना, और ये भी क्या है, क्या होगा, डी के निर्माण की, ये देखो डी बन रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये जो क्या होंगे, अभिकारक होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, ऋणात्मक, अदृश्य होने की दर होगी उनकी, और जो उत्पाद होगा वो बनने की दर है, वो बनते हैं, ठीक है ना बेटा। यहाँ देखो अब इसके लिए पूरी जो इसको बोलते हैं अरस समीकरण, अरस समीकरण गुणांक, ये बहुत बार पूछा भी जाता है ना, अरस समीकरण, ये देखो अरस समीकरण निमिति, अब बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, ठीक है ना। यहाँ पर देखो dx अपॉन dt, ये तो परिवर्तन है, dx अपॉन dt, तो यहाँ पर dx अपॉन dt कैसे निकालेंगे, देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें एक अणु है, देखो एक अणु है, तो इसको क्या करेंगे, 1/a, क्या लिखेंगे, जो इसके अणुओं की संख्या है 1/a, अभी पूछूंगा मैं आप लोगों से, इनटू यहाँ पर आएगा d, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी। क्या कमी की बेटा मैंने, क्या गलत किया मैंने, कुछ गलती की मैंने इसमें, क्या गलती की, माइनस। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इसका मतलब आप समझ गए है ना। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या होगा बेटा, ये है अदृश्य हो रहा है, और ये बराबर, देखो बराबर का चिन्ह, इसको बोलेंगे आरस समीकरण मिति गुणांक, है ना। दूसरा देखो अब इसके लिए लिखेंगे, क्योंकि b क्या है, देखो जो स्मॉल b है ना, ये क्या है, इसके अणुओं की संख्या, पहले हम माइनस लगाएंगे, तो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कमी हो रही, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ये माइनस में होगा बेटा, देखो अणुओं की संख्या, और यहाँ पर क्या होगा, इनटू एक्टिव मास ऑफ, देखो यहाँ पर d आएगा, एक्टिव मास ऑफ b अपॉन डी टी, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इज इक्वल टू, फिर इक्वल, अब ये तो आ गया इसके लिए, लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी कंडीशन वही आएगी, 1/c, माइनस लगा दूं यहाँ, सर नहीं लगाना है या लगाना है, बताओ जल्दी बताओ, सर नहीं नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। 1/c, यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डेल्टा बी
सॉरी डी अपॉन क्या आएगा डी टी, ये निर्माण हो रहा है। इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर देखो बेटा 1/d, ये वाला ये जो अमाउंट आएगी 1/d, ये 1/d का मतलब ये स्मॉल डी, और यहाँ क्या होगा इनटू एक्टिव मास ऑफ, यहाँ डी ये आएगा बेटा कैपिटल डी अपॉन डी टी, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगी आरस समीकरण मिति गुणांक है ना, इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं, dx अपॉन dt निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बेटा ये हमने ले लिया, एक रिएक्शन में आप लोगों को देता है ना, देखो हमारे पास है H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl, इसके लिए निकालो तो बेटा आर रस समीकरण मिति dx अपॉन dt की वैल्यू dx अपॉन dt गुणांक आर रस समीकरण मिति गुणांक क्या होगा, बोलो, बोलते भी रहो फटाफट। -1/h -1/h, गड़बड़ हो रहा बेटा, गड़बड़ हो रहा है, ये अणु है, ये हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने इसको दिया। यहाँ पर क्या करेंगे डी एक्टिव देखो डी, और यहाँ क्या होगा H2 एक्टिव मास ऑफ H2, और इसके बटे में क्या आ जाएगा dt आएगा, जो समय लगेगा इस समय होगा माइनस में आएगा, फिर क्या होगा इक्वल आएगा, फिर क्या होगा देखो यहाँ पर माइनस होगा, ये भी क्या हुआ माइनस हुआ, DCl2 देखो एक्टिव मास ऑफ यहाँ Cl2 आ जाएगा है ना अपॉन dt। लेकिन यहाँ देखो इस वाले में, देखो इस वाले में जो 2 है ये पहले लगा हुआ है, ये बटे में आएगा है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, और यहाँ क्या होगा इनटू, यहाँ होगा एक्टिव मास, यहाँ पर क्या होगा डी, और एक्टिव मास क्या कर देंगे HCl का निकालेंगे बेटे, HCl एक्टिव मास ऑफ HCl अपॉन dt, ये होगी वैल्यू। क्लियर, इस प्रकार से हम इसकी क्या निकालेंगे आरस समीकरण मिति निकालेंगे, आरस समीकरण